बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। और ये कोर्स कोड है 6411 फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एंड माय नेम इज़ रिटन हियर, मोहम्मद तैयब याकूब इज़ हियर। एंड उसके बाद दीज आर माय पेजेस। ये अगर आप कांटेक्ट करना चाहें, फेसबुक पेज इज़ देयर, ईमेल इज़ देयर, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ऑल दीज सोर्सेज आर अवेलेबल हियर। आप इनके ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। तो आज बात करेंगे फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, और ये आपका यूनिट नंबर 2 है इस कोड का। इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में वर्ड है फिलोसफी। ठीक है, फिलोसफी में क्या है कि फिलोसफी, ये बेसिकली देयर आर द टू वर्ड्स और ग्रीक से लिए गए हैं, और मतलब इसका क्या है, लव ऑफ विजडम। ठीक है, जो दानाई के साथ मोहब्बत, हिकमत के साथ मोहब्बत, इल्म के साथ मोहब्बत, तो ये सारे के सारे इसके मीनिंग्स बनते हैं। एंड एज वेल एज फिलोसफी इज देयर, तो इसको मदर ऑफ ऑल द साइंसेस कहा जाता है। ठीक है, मदर ऑफ ऑल द साइंसेस मीन्स के तमाम की तमाम साइंसेस का जो रूट है, ये जो इसका राब्ता बनता है, वो फिलोसफी से ही बनता है। फिर उसको साइंस ऑफ साइंसेस भी कहा जाता है। ये एक दूसरी टर्म है जो यूज़ की जाती है इसको डिस्क्राइब करने के लिए। एंड हर्बर्ट स्पेंसर, उन्होंने जो डिफाइन किया है फिलॉसफी को, वो उन्होंने कहा है जी अ सिस्टम ऑफ कंप्लीटेड एंड यूनाइटेड नॉलेज। ठीक है, मुकम्मल तौर पे एक मरबूत इल्म का नाम फिलॉसफी है। ठीक है, ये सारी इसकी डेफिनेशंस आ गई हैं। नाउ परसुएट ऑफ विजडम, स्टडी ऑफ इटर्नल ट्रूथ, यानी अब्दी सच्चाई की तलाश। इसी तरह दानाई को जांचना, दानाई का पीछा करना, दानाई को जानने की कोशिश करना, और हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, उस चीज़ की तलाश, उसको हम फिलॉसफी कहते हैं। एंड दीज आर सम ऑफ द नेम्स, लाइक सोक्रेटिस आपका है, प्लेटो है, अरिस्टोटल है, लॉक है, रोसो है, इधर से हमारे अल्लामा इकबाल आ जाते हैं, अल खुल्दून आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे दीज आर कॉल्ड एज फिलोसफर्स। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो पहली बात तो ये है कि इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। इसी तरह फिलॉसफी का स्कोप ऑफ फिलॉसफी क्या है, और एजुकेशनल फिलॉसफी को हम किस तरह पहचान सकते हैं, उसकी ज़रूरत क्या है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर डिफरेंट फिलोसॉफिकल थाट्स, ठीक है, मुख्तलिफ थाट्स, यानी किस नज़र से फिलॉसफी को देखा जाता है और एजुकेशन को किस तरह रिलेट किया जाता है। देयर आर डिफरेंट थाट्स एंड डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थाट्स आर देयर, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब ये जितने भी थॉट्स आ जाएंगी, यानी नीचे उनका आएगा यहाँ पे जो डिफरेंट थॉट्स होंगी, तो उनको डिस्क्राइब करने के लिए आपका रिलीजियस के साथ क्या ताल्लुक़ है, मॉरल डेवलपमेंट कैसी होगी, उन्हीं थॉट से रिलेटेड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसी है, और सोशल एंड सिविल ऑब्लिगेशंस ये कैसे आएंगी। ठीक है, अब नाउ अब फिलॉसफी एंड एजुकेशन। तो एजुकेशन वर्ड ये पहले भी आपने पढ़ा होगा कि बेसिकली इट इज़ फ्रॉम दिस टू वर्ड्स, लातीनी लफ्ज़ों का मजमूआ है। ई से मतलब आउट, एंड डेसर आर्टिक्यूर, इट मीन्स टू लीड। ठीक है, आगे जाना, किसी की रहनुमाई करना। तो उससे ये दो लफ्ज़ों से मिलके मिला है कि एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि आगे बढ़ना या किसी को लीड करना, आगे जाना, यानी एक ऐसा निज़ाम है जो आपको शऊर फ्राहम करता है कि आप दूसरों की रहनुमाई कर सकते हैं या किसी को रास्ता दिखा सकते हैं। सो बुनियादी तौर पे इंसान की फितरत है, इंसान में लाजिम बात है कि इंसान खैर और शर का मजमूआ है। उसमें खैर क्या है, शर क्या है। अब इंसान के अंदर जो खैर है उसको बाहर लाना, उसकी परवरिश करना, उसको परवान चढ़ाना, ये एजुकेशन की जिम्मेदारी है। यानी ये थीम है एजुकेशन की, या हम ये समझ सकते हैं कि एजुकेशन इसी का नाम है। अब अगर हम फिलॉसफी की बात करें तो इट एम्फेसाइजेज ऑन अचीवमेंट ऑफ नॉलेज, नंबर 1, और सेंस ऑफ गुड एंड इवल। ठीक है, पहली बात यह है कि आपको इल्म मुहैया किया जाएगा, आप जान जाएंगे कि इल्म कौन सा है और उसका मकसद क्या है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आप जिसको इल्म दे रहे हैं, यानी मे बी ही इज़ अ स्टूडेंट, एल्डर है, जो भी है, तो उनको एक अच्छाई और बुराई की तमीज़ आ जाएगी। यानी दे आर एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़
रॉन्ग, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, तो ये सारी की सारी चीज़ें उनमें पैदा हो जाएंगी। अब फिलॉसफी और एजुकेशन की अगर हम बात करें तो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन से पहली बात तो ये है कि ये हमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन ये हमें बताता है, ठीक है। और जब हम कोई भी एम या ऑब्जेक्टिव वो रखते हैं तो बुनियादी तौर पे हमने क्या चीज़ देखनी होती है, हमने उसमें उसका टाइम देखना है, प्लेस देखनी है। टाइम मीन कि किस दौर के लिहाज से बात की जा रही है, और प्लेस मीन कि वहाँ का सोशल सेटअप कैसा है, इकोनॉमिक सेटअप कैसा है, यानी एज अ होल हम उस जगह को देखेंगे कि ये जो एजुकेशन, ये जो भी थ्योरी हम दे रहे हैं, ये जो भी उसका रिलेशन बना रहे हैं, तो उसका जो ताल्लुक होगा वो वक्त और जगह के साथ होगा। और इसका जो एम्फेसिस होगा, जो जोर दिया जाएगा, वो इंडिविजुअल पे नहीं होगा, वो पूरी की पूरी सोसाइटी पे होगा। यानी जब भी कोई ऐसी बात की जाएगी फिलॉसफी के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, तो हम क्या करेंगे, हम पूरी की पूरी सोसाइटी को देखेंगे। बल्कि हम ये नहीं देखेंगे किसी खास सिर्फ एक चंद एक लोगों को नहीं देखेंगे, फर्द को नहीं देखेंगे, बल्कि एज अ होल हमने पूरी की पूरी सोसाइटी को देखना है। अब जहां तक स्कोप ऑफ फिलॉसफी का ताल्लुक है तो एजुकेशन में ये अनलिमिटेड इसका स्कोप है, ठीक है। अब क्या मतलब है कि यानी हम इसको लिमिटेड नहीं कर सकते, हर जगह ये शामिल है। और बुनियादी तौर पे फिलॉसफी ही हमारे एजुकेशन के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को बनाती है, ठीक है। अब ये इन एम्स और ऑब्जेक्टिव को हम हासिल कैसे करेंगे? हासिल इस तरह करेंगे कि हमारा एक स्पेसिफिक करिकुलम होगा, हमारे मेथड्स होंगे, लेकिन जो भी करिकुलम होगा, जो भी मेथड्स होंगे, वो हमारे कल्चरल नॉर्म्स और वैल्यूज के मुताबिक होंगे। यानी अगर हम पाकिस्तान की मिसाल दें तो यहाँ पे जो भी एजुकेशन पॉलिसी आएगी, एजुकेशन करिकुलम बनेगा, जिस तरीके से पढ़ाया जाएगा, हर चीज़ में हमने अपनी मॉरल वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यूज उनको देखना है। सिमिलरली इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन सम अदर कंट्री, तो वहाँ पे उनके मॉरल वैल्यूज एंड कल्चर्स का ख्याल रखा जाएगा, ठीक है। अब यह है कोई भी हम एजुकेशन पॉलिसी बनाते हैं, एजुकेशन एक्टिविटी बनाते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, कुछ पॉइंट्स हमने ज़हन में रखने हैं। पहली बात तो ये है कि जो भी चीज़ हम डेवलप कर रहे हैं तो क्या उससे जो सीखने वाला फ़र्द है या हमारा तालिब इल्म है, क्या वो अपने हालात या अपने माहौल को काबू पा सकेगा, ठीक है। हमने उसको एक सीखने की कोई चीज़ सिखा दी या कुछ भी उसको बता दिया, तो उस बताने के नतीजे में क्या वो अपने माहौल के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेगा या अपने माहौल को कंट्रोल कर लेगा या नहीं कर सकेगा, ठीक है। यानी फेवरेबल कंडीशन में कैसे वो उसको कंट्रोल कर सकता है। आसान सी एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे हमने बच्चों को बुर्दबारी का सबक पढ़ाया कि हमें बुर्दबारी का मुजाहिरा करना चाहिए, अगर कोई हमसे मिसबिहेव भी कर रहा है तो कोशिश करनी चाहिए कि उसे माफ़ कर दें, ठीक है, एकदम हाइपर नहीं होना। अब ये सारी बातें बता दी गई। अब बच्चा जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है और उसको किसी ऐसी सिचुएशन का वास्ता पड़ता है, तो क्या वो उस कंडीशन के मुताबिक या सिचुएशन के मुताबिक बह रहा है या वहाँ पे इन सारी चीज़ों का अमली तौर पे मुजाहिरा कर रहा है। तो सबसे पहले हमने ये चीज़ देखनी है, ये जहन में सवाल रखना है कि जब भी हम कोई फिलॉसफी, एजुकेशन या किसी भी लिहाज से बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये होगा। अगली बात यह है कि कहीं हम गलत सिमत में तो नहीं जा रहे। यानी जो भी आपकी पॉलिसीज बनी हैं, जो भी एजुकेशन है, जो भी फिलॉसफीज हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शुरू में तो ठीक था लेकिन आगे उसकी डायरेक्शन कहीं और निकल गई है, ठीक है। तो ये हमने ज़हन में रखना है। फिर एक और बात है कि कोई भी जो एक्सपीरियंस हासिल किया है उसकी जो एजुकेशनल वर्थ है, एजुकेशनल वर्थ मीन कि उसका जो असर है या उसका जो आम लोग में उसकी जो कीमत है या उसकी जो कदर है वो कैसी है, ठीक है। और उसको जज करने के लिए हम क्या क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है जो हमने जहन में रखना है। अगली बात यह है कि देखें वी आर इस पाकिस्तान इज एन इस्लामिक स्टेट, तो हमने जो भी फ़र्द की तालीम और तरबियत की बात करनी है उसमें हमने उसको इस्लाम को मद्देनज़र रखना है, ठीक है। अब एम ऑफ एजुकेशन इस्लाम में यह है कि हमने एक मुअज़्ज़ज़ इंसान या हमने एक बेहतर तौर पे इंसान है उसको प्रोड्यूस करना है,
ठीक है। अब हम कहते हैं कि एक अच्छा इंसान हमने प्रोड्यूस करना है, तो अच्छा इंसान इस्लाम की नज़र में कौन सा है, ठीक है। यानी हर एक की अपनी उसकी होगी, डेफिनेशन होगी अच्छे इंसान की, लेकिन एज अ होल अगर हम इंसान के बारे में बात करते हैं, अच्छे इंसान के बारे में बात करते हैं, तो हमने ये देखना है कि इस्लाम में इसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है। और जैसे आपको पहले बताया था, जो यूनिट नंबर 1 है उसमें बताया था कि इस्लाम में जो तालीम का बेसिक मकसद अगर हम सिर्फ चंद लफ्ज़ों में कहें तो वो क्या है, ला यखदाउ वला युखदाउ, कि इंसान क्या है, कि इंसान जब इल्म हासिल कर लेगा, एक मुसलमान जब इल्म हासिल कर लेगा तो सबसे पहली बात है कि वो किसी को धोखा नहीं देगा, ठीक है। उसको मालूम है कि धोखा देना बुरी बात है, अल्लाह के आगे हमने जवाबदेह होना है, अपने आप को वो अकाउंटेबल समझेगा। और अगली बात यह है कि ला युख्ताओ, कि कोई उसको अगर धोखा देने की कोशिश कर रहा है तो फौरन उसकी छठी हिस्स बेदार होगी और वो इस बात को समझेगा कि मुझे धोखा देने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना। तो एक कंप्लीट पर्सनैलिटी रखने वाला फर्द हमने तैयार करना है इस्लाम के लिहाज से। फिर दो और क्वेश्चंस देख लें। पहली बात यह है कि हाउ कैन सच एन इंडिविजुअल बी रिकॉग्नाइज्ड, कि उसकी माशरे में पहचान क्या है, ठीक है। कोई भी शख्स अगर हम उसकी तालीम दे रहे हैं तो माशरे में उसका क्या मुकाम है, माशरे में उसको कैसे जाना जाएगा, एंड उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, उसका इल्म कितना है, महारतें कितनी हैं, आदात पे क्या असर हुआ है, ठीक है। और जो इस्लामिक टर्म ऑफ, चूँकि ये कोर्स आपका इससे रिलेटेड है, तो उसमें इस्लाम में खाली तालीम नहीं है। तालीम डजेंट मीन्स कि हमने बच्चों को किताबें रटा दी हैं, उन्होंने अच्छे ग्रेड्स ले लिए हैं, हम कहते हैं जी बस तालीम याफ्ता हो गए। सबसे बड़ी बात एजुकेशन की ये है कि देयर शुड बी अ पॉजिटिव चेंज इन योर बिहेवियर, ठीक है। जो आपका बिहेवियर है उसमें पॉजिटिव चेंज आनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट दैट इज वी आर गोइंग टुवर्ड्स नेक्स्ट। तो काइंडली अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, देयर आर मेनी यूजफुल वीडियोस हियर, और आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। बाकी भी इंशाल्लाह अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बाकी कोर्सेज भी मैंने यहाँ पे उनके बना के स्लाइड्स वगैरह वो यहाँ पे अपलोड करने हैं, और काफ़ी कुछ कोर्सेज हुए हैं, वो आप विज़िट करें, इसको स्क्रॉल करें तो वो आपको नज़र आ जाएंगे। तो ये थे हमारे चंद मकासद। अब आते हैं हम फिलोसॉफिकल थॉट्स की तरफ। तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है आइडियलिज्म, ठीक है। आइडियलिज्म जैसे हम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। आइडियलिज्म का क्या मतलब होता है, यानी सोच, और वो भी वो सोच जो हो सकता है कि आपकी रियलिटी से मुख्तलिफ हो, ठीक है। हम कहते हैं ना फ्रा मेरा आइडियल है, कि उसको तो बस आइडियलिज्म की पड़ी रहती है, ठीक है। वो तो आइडियल दुनिया में ही रहता है, अमली दुनिया से तो उसका लेना देना ही कोई नहीं है। तो ये सारी की सारी इसी से रिलेटेड बातें। सोक्रेटिस आपका 470 to 399 BC, ही वॉज अ मोस्ट ऑनर्ड फिलोसफर इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन फिलोसफी, और बाकी भी हर फील्ड में इनका जिक्र हम सुनते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए। अब सेल्फ रियलाइजेशन क्या है, अपने आप की पहचान, ठीक है, अपने आप की पहचान। तो ये उस पर उन्होंने जोर दिया है। और अगली उन्होंने ये बात कही आइडियलिज्म की, यानी ये आपने याद रखना है कि किसी भी मुआशरे को अगर उसकी रिफॉर्मेशन करनी है, अगर उसको संवारना है, तो वो क्या तरीका है, खाली रिलीजन पे हमने एतबार नहीं करना, बल्कि वर्चू बेस्ड नॉलेज उनको देना है, ठीक है। नेकी पर मुश्तमिल नॉलेज, और जिसमें उनकी वैल्यूज़ की डेवलपमेंट हो, अच्छाई बुराई का पता चले। तो ये चीज़ करते हुए हमने उनको ये नॉलेज प्रोवाइड करना है। और अगला जो इसका पॉइंट था वो क्या था कि ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस गवर्न ह्यूमन कंडक्ट, कि इंसान के जो सलूक है, इंसान का रवैया है, उसमें ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस, इन्हीं से इंसान का रवैया बनता ही है, इन्हीं से हम इंसान के रवैये का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये एक आसान सी डेफिनेशन आपको समझा दिया गया इसमें कि फिलोसॉफिकल थॉट के सपोज यू आर एन आइडियलिस्ट। तो जब आप आइडियलिस्ट होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप परफेक्शन तलाश करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दी है, लाइक हम ये कहते हैं कि चाइल्डहुड पॉवर्टी इस दुनिया में नहीं होनी चाहिए, इस दुनिया में कोई भी बच्चा गरीब नहीं होना चाहिए। अब इन रियलिटी क्या है, इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है, नामुमकिन है। लेकिन आइडियलिस्टिक सिचुएशन क्या है कि आप ये यकीन रखते हैं, आप ये सोचते हैं, आप कोशिश करते हैं, कि एक आपका परसेप्शन है कि इस दुनिया में कोई भी गरीब बंदा या गरीब बच्चा नहीं है,
ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं, लॉफ्टी, ग्रैंड एंड पॉसिबली अनरियलिस्टिक। तो ये एडजेक्टिव्स हैं, यानी अगर इफ अ पर्सन इज आइडियलिस्ट तो उनके जो आइडियाज होते हैं आमतौर पे वो बहुत हाई लेवल के होते हैं, बहुत बुलंद होते हैं और मुमकिना तौर पर तकरीबन गैर हकीकत पसंदाना भी होते हैं, ठीक है। नहीं, वो तो अपनी तरफ से एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि वो उसमें मुमकिना तौर पर हम कहते हैं कि ये इसमें यानी पॉसिबल अचीव करना पॉसिबल नहीं होता। देन नेक्स्ट आपका आ जाता है रियलिज्म। अब रियलिज्म क्या है? अब रियलिज्म ये है कि हर चीज को उस तरह देखा जाए जैसे इन रियलिटी वो है, यानी उसको बढ़ा चढ़ा के बयान करना, उसके बारे में कोई ख्याली बातें करना, ठीक है, ख्याली तौर पे उसको देखना, तो ये चीज उसमें नहीं होनी चाहिए। जो फिलॉसफी ऑफ प्लेटो दैट वाज डेवलप्ड बाय एरिस्टोटल ने उसको डेवलप किया एक एजुकेशनल थ्योरी में, वहां पे उसको डेवलप किया गया। एंड इसी तरह यह है कि जो रियलिज्म वाले कहते हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि नॉलेज इज अ डिस्कवरी एंड डायरेक्ट रेवलेशन, यानी खुद आपने कोई चीज डिस्कवर की है या खुद आप पे कोई चीज इंकिशाफ हुआ है, मुनकशिफ हुई है, तो दिस इज कॉल्ड एज रियलिज्म। एंड दूसरा एज वेल एज द आइडियलिज्म के अगेंस्ट वो ये कहते हैं कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ये एक्चुअली दिस इज रियल, यानी जो आपके जहन में तस्वीर बनती है बेशक बहुत अच्छी बनती है लेकिन वो रियल नहीं है, बल्कि जो विजिबल वर्ल्ड में हमें चीज नजर आ रही है वो रियलिटी है और यही असल रियलिटी है। और इसलिए ऐसे जब ये कहते हैं कि ये रियलिटी है तो जो उनका मकसद क्या, उनका मकसद ये है कि जब हम किसी भी इंडिविजुअल को तालीम देंगे तो वो दुनिया की हकीकत का बेहतरीन तरीके से सामना करने के काबिल हो जाएगा, ठीक है। वो ये फैक्ट जान लेता है कि दुनिया की हकीकत क्या है और जो जो चैलेंजेस आएंगे उनसे किस तरीके से बेहतर तौर पर निमटना है, यानी ये सारे का सारा इसमें थीम इसकी आ जाएगी। फिर इसी तरह यह है कि लॉ ऑफ आगे हमारी नेचुरलिज्म आ गई है। नेचुरलिज्म जैसे नाम से ही जाहिर है, तो उन्होंने ये कहा है कि इंसान की मुआशरे की जो डेवलपमेंट होगी वो लॉज ऑफ नेचर के तहत होनी चाहिए, यानी जो कुदरत के कवानीन चल रहे हैं, ठीक है, उसके मुताबिक होनी चाहिए। और उसमें यह है कि जितने भी आपकी रियलिटीज हैं वो नेचर में पाई जाती हैं और दैट इज कॉल्ड, इट इज द रीजन दैट इट इज कॉल्ड एज नेचुरलिज्म। और जो हकीकत है वो नेचर जो है वो असल में सच्चाई है, यानी पहले उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो रियलिज्म वालों ने कि जो हमें ये दिखाई दे रहा है, जो चीज़ भी हमें दिखाई दे रही है वो सच्चाई है। और नेचुरलिज्म वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि एक्चुअली नेचर ये असल में असल हकीकत है, असल सच्चाई ये है और हमने इसी चीज को जहन में रखना है। देन देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट दैट एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नेचर एंड रिटर्न्स टू नेचर, ये अगली बात है। और इसी तरह जो बच्चे हैं उनको वो एक्सपीरियंसेस देना चाहिए कि जो उनके कुदरती दिलचस्पी और इम्पल्सिस जो उसमें मौजूद हैं उनको जाहिर करे या उसके मुताबिक वो लेके उनको जाए। अब दीज आर सम ऑफ द फिलोसफर्स, उनके नाम यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो नेचर को हम कह रहे हैं कि जी नेचर असल चीज है, तो ये चीज क्लासरूम में भी आनी चाहिए, ठीक है, यही चीज क्लासरूम में भी आनी चाहिए। क्लासरूम एक्टिविटीज वो भी इसी तरह होनी चाहिए। अब उसमें जो बच्चे हैं उनको भी सारे तौर पर इजाजत दी जाए, इनकरेज किया जाए कि वो अपनी नेचर के मुताबिक उनकी डेवलपमेंट हो, ठीक है। इसी तरह जो रोसो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा है कि इंटेलेक्ट से ज्यादा बेहतर फीलिंग है, यानी इंटेलेक्ट से ज्यादा अहमियत जो देनी चाहिए वो हमारी फीलिंग्स को देनी चाहिए, ठीक है। और हमने अपनी फीलिंग्स पे ज्यादा भरोसा करना है, माइंड्स पे ज्यादा भरोसा नहीं करना, ओके। अब नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज प्रेगमेटिज्म आपकी आ गई है। तो प्रेगमेटिज्म क्या है कि यूनाइटेड स्टेट में ये शुरू हुई और प्रिंसिपल इसका क्या था ये यहाँ पे मैंने बोर्ड में लिख दिया है, द यूजफुलनेस, वर्केबिलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी ऑफ आइडियाज, पॉलिसीज एंड प्रपोजल्स आर द क्राइटेरिया ऑफ देयर मेरिट, यानी उनका मेरिट क्या है, उनका अहमियत क्या है, उसके लिहाज से ये सारी चीजें देखी जाएंगी, ठीक है। अब आइडियाज जरूरी चीज हैं, यानी सबसे पहले कोई भी जो चीज स्टार्ट होगी वो आपके आइडिया से ही स्टार्ट होगी। और इन्होंने जो आइडियलिज्म को देखा उन्होंने कहा कि आइडियलिज्म ठीक है, जैसे आइडियलिज्म में क्या कहा था, क्या मैंने आपको बताया था, याद है कि आप एक आइडियल सिचुएशन बनाते हैं और अक्सर औकात वो अनरियलिस्टिक होती है। तो प्रेगमेटिस्ट वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि बेसिकली जो आइडियलिज्म है या आइडियलिस्ट हैं वो क्या करते हैं कि वो दुनिया की हकीकत से आंखें चुराना चाहते हैं,
ठीक है, यानी टोटल आर्टिफिशियल है, मॉन्यूमेंट ऑफ आर्टिफिशियलिटी ये वर्ड वो यूज करते हैं, वे ऑफ एस्केप यानी कि एक दुनिया की हकीकत से जान छुड़ाने के लिए, एक वजह से शुतुरमुर्ग रेत में एक सर दे लेता है जिसमें महफूज हो गया, तो इस तरीके से ये उसके लिए उसको ये समझते हैं। अब इसी तरह जो प्रेगमेटिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि फिलॉसफी ना तो खाली ये इंटेलेक्चुअल परसुएट उसके लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये इंसानी ज़िंदगी से रिलेटेड है और इंसानी बका में भी इसका किरदार है। सो नेक्स्ट आपकी एसेंशियलिज्म आ जाता है। तो जैसे एसेंशियलिज्म ये इसमें नाम से जाहिर है, तो अब इसमें क्या है कि चिल्ड्रन शुड लर्न द ट्रेडिशनल बेसिक सब्जेक्ट्स थॉरोली, यानी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से, जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, जो ज़रूरी सब्जेक्ट्स हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से समझाए जाने चाहिए। ठीक है, इसी तरह वो ये कहते हैं कि एसेंशियलिज्म इंश्योर्स दैट द एक्यूमुलेटेड विजडम ऑफ आवर सिविलाइजेशन एज टॉट इन द ट्रेडिशनल एकेडमिक डिसिप्लिन इज पास्ड ऑन फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट। तो ये जितना भी हमारा सिस्टम है, जितनी भी हमारी सिविलाइजेशन है, बेसिकली टीचर से स्टूडेंट को मुंतकिल होता है। ठीक है, इसी तरह वो ये कहते हैं कि जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं उनको जितनी भी चीज़ें एक कामयाब इंसान बनने के लिए उनको फ्यूचर में चाहिए या प्रैक्टिकल लाइफ में चाहिए या माशरे का एक फ़ायदेमंद फ़र्द बनने के लिए चाहिए, वो सारी की सारी उनको मुहैया की जानी चाहिए। ठीक हो गया। फिर इसी तरह आगे आपके प्रोग्रेसिविज्म आ जाता है। तो प्रोग्रेसिविज्म क्या है कि एजुकेशन शुड फोकस ऑन द होल चाइल्ड। होल चाइल्ड मीन्स कि बच्चे के हर एस्पेक्ट की नशोनुमा होनी चाहिए, यानी खाली हमने ये उसका नहीं देखना कि इसको किताबें रटवा देनी है, कंटेंट या खाली टीचर को नहीं देखना, बल्कि उसके आइडियाज़ को भी एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए चेक किया जाए। उसके जहन में क्या है, वो सोचता कैसा है, आगे उसके प्लान्स क्या हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे बाकी है कि 1920 से ये 1950 तक ये तकरीबन इस पे काम हुआ है अमेरिका में, इस थ्योरी पे। और इसी तरह ये वो ये कहते हैं कि हर बच्चे की इंटरेस्ट होती हैं और ये फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। मतलब हर एक को एक जैसा डील नहीं करना, हर बच्चे के जो इंटरेस्ट हैं उसके लिहाज से उनको डील करना चाहिए। इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ये आप में मौजूद होनी चाहिए, यानी जब आप एक एजुकेशन दे रहे हैं, किसी भी फर्द को दे रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इस पे जोर दें और ये मस्ट है। फिर आपकी रिकंस्ट्रक्शनिज्म आ गई है। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शनिज्म अब ये क्या होता है कि जब आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है, फिर तनाज़ात मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक के दरमियान, अब ये जो सारे हुए, तो उन्होंने ये सोचा कि देखें यहाँ पे जो वर्ड्स है वो लिखा हुआ है, अननेसेसरी एक्सपेंशन ऑफ एटॉमिक वार, नंबर 1, गैजेटरीज मीन जो गैजेट्स वगैरह इजाद हुए, इन्वेंशंस हुई हैं, और वाइड स्प्रेड पब्लिक एक्सप्लॉयटेशन। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो माशरा है हमारा वो बहुत ज़्यादा तबाही की तरफ जा रहा है। तो अब क्या करना चाहिए कि अगर हम इस माशरे को मज़ीद तबाही से बचाना चाहते हैं तो हमने अपने एजुकेशनल सिस्टम में चेंजेस लानी हैं। ठीक है, कैसी चेंजेस लानी है, यानी उस मौके पे बच्चों की कोई दिमागी नशोनुमा की जाए, उनकी तरबियत की जाए कि वो एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकें। ठीक है, और एम्फेसिस ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड अ वेरी इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क विच में बिल्ड सोसाइटी अफ्रेश। अफ्रेश मीन होता है दोबारा से। ठीक, तो अब उसमें से यह है कि कोई ऐसे इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया जाए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जाए, ताकि एक नए सिरे से इस कायनात या जो दुनिया हमारी ख़राब हो चुकी है उसको बनाया जा सके। और ये बनेगा कैसे? सबसे पहले तो बात है कि हमारे पास एक क्वालिफाइड और ट्रेंड मैन पावर होनी चाहिए, यानी जो टीचिंग स्टाफ है, ये जो बच्चों को तरबियत दे रहा है, तो आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन ना हो, बल्कि उसमें जो न्यू इन्फॉर्मेशन है, जो नया हमारा करंट सिनेरियोज चल रहे हैं, तो उस लिहाज से उसकी बात की जाए। इसी तरह नेक्स्ट उन्होंने कहा कि जो स्कूल होगा वो बच्चों को इस तरह करे कि वो बदलते हुए हालात के मुताबिक सोसाइटी में अपने आप को ढाल सकें और अपनी सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट, देखें वर्ड यूज हो रहा है रिकंस्ट्रक्ट में, कि उसको दोबारा नए सिरे से उसको तामीर कर सकें। ठीक है, जो भी हालात बदल रहे हैं उनमें इतनी एनालिटिकल स्किल्स उनकी ऐसी मजबूत हों कि वो उसको दोबारा भी कर सकें। So this was the introduction to all these philosophies, and inshallah the next chapters they will also be explained here. And if there is any question, any query, my number is written here.
00923459744777 एंड एट द बिगनिंग आपको सारे वो लिंक्स वगैरह मैंने शेयर कर दिए थे। इसी तरह इसके जो नीचे डिस्क्रिप्शन है उस पर मैं आपको सारे लिंक शेयर कर दूंगा। तो आपने ये करना है कि इसको दोबारा देखें। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन you are most welcome and you can ask that question. So thank you very much and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.